Hello everyone, in this video we'll be studying about pharmacology now and how. जैसे हमें पता है कि GPAT 2022 के अंदर काफ़ी कम दिन रह गए हैं एंड तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें फार्माकोलॉजी से जैसे मेजर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है. तो दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट एंड मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो होल. This is Akash Sharma and I'm the founder of Pharma Minds and I'm from Naipar Mohali, MBA. चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया. नाउ मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो होल ताकि आपको सारा आइडिया समझ आए प्रॉपरली एंड यू कैन वॉच ऑन द डिजायर्ड स्पीड. अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं. तो व्हाट टू स्टडी इन फार्माकोलॉजी. जब फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती है. बेसिक पहली बात तो यार फार्माकोलॉजी होती क्या है. बॉडी और ड्रग के बीच के इंटरेक्शन को ही फार्माकोलॉजी कहते हैं. जब भी कोई पेशेंट ड्रग खाता है उसकी वजह से उसकी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं या बॉडी ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स करती है, इसी चीज़ की एक ब्रांच बन गई है और उसी ब्रांच को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं. जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम हमारा जो पाला पड़ता है इन चीज़ों से पड़ता है कि वह हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है, हमें फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है, हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होता है, हमें यूजेस पढ़ने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन को छोड़िएगा मत क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपका काम आसान भी कर देती है. कुछ कुछ क्लासिफिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है याद करने के लिए, जैसे सेफालोस्पोरेंस, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, उनके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं. फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट. अब हर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं सबके जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं. अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एंजाइम्स के अलग अलग फंक्शन है. तो हम बेसिकली हमें हर चैप्टर को समझने के लिए कि उसका क्या यूज़ है, क्या साइड इफेक्ट होने वाला है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं. जैसे कि पिलोकार्पिन जो है वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मियोसिस कॉज करता है, या फिर ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है. तो हमने ये समझ लिया. अब इसके बेसिस पे हम साइड इफेक्ट भी बता सकते हैं और आपका यूज़ भी बता सकते हैं. MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस चीज़ को समझना में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम GPAT जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो स्टार्टिंग की 5 चीज़ें यहाँ पर क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजी, MOA, यूजेस और साइड इफेक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. यूजेस यूजेस देखो, एक ड्रग के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं शायद हम उन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन GPAT के अंदर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस वाले ही आते हैं. कि अच्छा बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फ्लूमाजेनिल. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है, हमने ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी, काम बन जाता है. साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स देखो दो तरीके के पढ़ने रहेंगे आपको. एक एक ड्रग के 20 30 40 50 इतने साइड इफेक्ट्स दिए हैं कि ये रेयर है, ये वेरी रेयर है, ये कॉमन है. सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ आपने नेम वाले साइड इफेक्ट्स याद करें. फॉर एग्जाम्पल वैंकोमाइसिन जो है रेड मैन सिंड्रोम कॉज करता है, अब इतना कॉमन है. आपको पता होना चाहिए कि रेड मैन सिंड्रोम की कंडीशन में होता क्या है. दूसरा होता है मेन साइड इफेक्ट्स, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स, प्राजोसिन जैसे ड्रग्स जो है पोस्ट्यूरल हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, उसका मेन साइड इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. ड्रग इंटरैक्शंस देखो ज़्यादा चैप्टर्स से नहीं आती है. जनरल फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, डायूरेटिक्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग से ही ज़्यादा पूछी जाती है. अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा कि कहीं और से पूछी नहीं जा सकती, लेकिन इन 4 चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है. तो मेक श्योर आप इनको 4 चैप्टर्स को थोड़ा थॉरली पढ़ लेना इन टर्म्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस. ड्रग कॉम्बिनेशंस. ड्रग कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ड्रग साथ में दिए जाते हैं और उनको देने का रैशनल क्या है, मतलब उनको साथ में क्यों दिया जा रहा है, उनका लॉजिक होता है. तो वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि एमोक्सिसिलिन और क्लेवोनोलिक एसिड साथ में दिया जाता है. अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो साथ में क्यों दिया जाता है. बहुत ही ईजी है और आई होप आपको पता होगा, खासकर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को. तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कि कौन सी चीज़, कौन सा ड्रग किस कंडीशन में बिल्कुल नहीं देना है. इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रेनल फेलियर, हेपाटिक फेलियर, कार्डियक फेलियर. ये 5 कंडीशन के अंदर कुछ कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं. तो उनको हमें समझ लेना है कि भाई कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. अगर आपको स्पेशलाइज मतलब स्पेशली ये चीज़ जाननी है कि कौन से वो 2 कंडीशन है जहाँ पे हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ना ही पढ़ना है, वो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन. अब हर क्लासिफिकेशन को पढ़ते समय हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है. क्योंकि ये क्वेश्चन
वैसे काफ़ी कम आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप उस केस में आपके 4 नंबर बन जाते हैं। स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस, अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के लिए होते हैं। मतलब आपको ये स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस कहीं और नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट के चैप्टर्स रहते हैं ना, एंटी बैक्टीरियल और आपका एंटी ट्यूबरक्लोसिस वाले ड्रग्स रहते हैं, एंटी मलेरियल, इन केस में आपको स्पेक्ट्रम और रेजिस्टेंस पढ़ना होता है, बाकी किसी चैप्टर में नहीं पढ़ना होता। तो अब हमें अगर कोई थर्ड ईयर का है स्टूडेंट है या सेकंड ईयर का है, या फिर अभी कोई स्टार्ट भी कर रहा है, उसको फोर्थ ईयर में देना है पेपर और उसने स्टार्ट ही नहीं किया फार्माकोलॉजी, तो राइट ऑर्डर क्या होना चाहिए फार्माकोलॉजी का? तो हमेशा स्टार्ट करना है जनरल फार्माकोलॉजी से। एक टिप दे रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है? तो जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करो एंड दैट वुड बी ग्रेट। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड देन फॉलोड बाय सीएनएस। उसके बाद आप कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स पे जाना। ये 4 टॉपिक ही लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आपको अटेन करा देंगे। ओके, तो अगर कोई सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर है, तो उसने ऑफ कोर्स कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स उसको बाद में पढ़ना है। तो वो ऐसे स्टार्ट कर सकता है कि जो चैप्टर उसने पहले पढ़े हैं, जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी, उसके बाद वो एएनएस पे आ सकता है और सीएनएस पे, उसके बाद वो अपना कोई टॉपिक चॉइस का उठा सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में शायद नहीं पढ़ाए जाते हैं। डिटेल्ड वर्सेस सुपरफिशियल, ये सबसे मेन स्लाइड है कि कौन से टॉपिक सबसे डिटेल में पढ़ने हैं और कौन से सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं। तो मैं एक एक नाम यहाँ नहीं लूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। डिटेल में जैसे हमें जनरल फार्माकोलॉजी, एएनएस, सीएनएस, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, डायूरेटिक्स, जीआईटी ड्रग्स, सुपरफिशियली एंडोक्राइन सिस्टम के ड्रग्स इतने नहीं पूछे जाते हैं, गाउट वाले ड्रग्स नहीं पूछे जाते, आरए रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ड्रग्स नहीं पूछे जाते, आईबीडी एंड आईबीएस के नहीं पूछे जाते, एनेस्थेटिक्स के नहीं पूछे जाते। तो हमने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है कि कौन से डिटेल में पढ़ने हैं और कौन से सुपरफिशियली। डिटेल और सुपरफिशियली का मतलब क्या है, हम आगे आने वाली स्लाइड में समझ लेते हैं। ओके, तो डिटेल मतलब होता है कि आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है केडी त्रिपाठी की। डिटेल मतलब है कि इनको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा रिविजन्स करनी है और ज़्यादा एमसीक्यू करने हैं। सुपरफिशियल है मतलब कि दो 2 से 3 आपने रीडिंग्स ली, लेस रिविजन्स करें और फिक्स अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज करें, और लेकिन लेस करें। तो आपने उन टॉपिक्स को सुपरफिशियली देख लिया क्योंकि वो कम आते हैं, लेकिन आपने उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर आता है तो भाई मैं कर लूँगा। डिटेल में आपने उन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया कि भाई अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं, तो मैं उनको पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी एक चीज़ होती है। हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि अच्छा ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। Superficial means that you have an idea about them, but be thorough with their classifications and MOA. Now this is very important point. Superficial जो topics आपके थे, इसके अंदर आप superficially ज़रूर पढ़ना, लेकिन एक चीज़ थी कि इनके जो क्लासिफिकेशन होते हैं और इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मिस मत करना, चाहे उसके बाद आप कितना भी सुपरफिशियली पढ़ रहे हो। ना बेनिफिट्स क्या है फार्माकोलॉजी के पढ़ने के लिए? तो 20 से 23 क्वेश्चंस आ जाते हैं फार्माकोलॉजी से, जो कि आपको फेच कराएंगे 80 से 92 मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है। अ, एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन अटेन करने के लिए 500 नंबर में से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मेरे 90 नंबर तो बन चुके हैं, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे जा सकता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अब ऐसा नहीं होता कि हम फार्माकोलॉजी को पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। हमें साथ साथ और सब्जेक्ट भी चलाने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाओगे, आप बोर हो जाओगे और आपको बहुत बर्डन फील होगा। तो मेक श्योर जब भी आप कोई मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे फार्माकोलॉजी, तो साथ ही साथ एक माइनर सब्जेक्ट आप चला दीजिए, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम। शुड यू कंप्लीट हो फार्माकोलॉजी एंड देन मूव टू अदर सब्जेक्ट? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने भी कहा कि छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, उनको साइमल्टेनियसली आप पढ़ते रहिए। क्लासिफिकेशन, अब एक एक थोड़ा बुलेट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ केडी त्रिपाठी से पढ़ना है और आपको सारे की सारी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। मेक अ सेपरेट मिनी नोटबुक फॉर क्लासिफिकेशन। मेक श्योर करना, अगर आपकी मेमोरी थोड़ी ऐसी है, आप बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, तो एक पतली सी नोटबुक लीजिए, उसके अंदर सारे क्लासिफिकेशंस अलॉन्ग विद निमोनिक्स लिख लीजिए, और हर संडे को सुबह उठ के या रात को जो भी आपका प्रेफरेबल टाइम है उस पर आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, मेक ट्रिक्स फॉर हार्ड क्लासिफिकेशंस लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड सेफेलोस्पोरेंस। जैसे मैंने पहले बताया कि सेफेलोस्पोरेंस, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस थोड़ी टफ होती हैं, जो कि याद नहीं होती। 7 8 10 बार भी पढ़ लो तब भी भूल जाओगे, तो उनके लिए आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड एमओए। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको कॉम्प्रहेंसिवली पता होना चाहिए।
एक टिप है, अगर आप फार्माकोलॉजी अच्छे से समझ लेते हैं किसी भी ड्रग की, बेसिकली अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो एक क्लासिफिकेशन के अंदर ही 7-8 ड्रग्स आ जाते हैं जिनकी फार्माकोलॉजी सेम होती है। तो ये फ़ायदा होता है क्लासिफिकेशन पढ़ने का, और हम क्लासीफाई भी इसी वजह से करते हैं। तो अगर फार्माकोलॉजी आप समझ लेते हैं तो आपको उस केस के अंदर साइड इफेक्ट और यूज़ का पता लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम की, जो उसको एगोनाइज करते हैं, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं या मियोसिस कॉज करते हैं। सिंपैथेटिक उसी जगह ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं और मिड्रासिस कॉज करते हैं। मियोसिस मिड्रासिस क्या होता है? मियोसिस के अंदर प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है। प्यूपिल बेसिकली आपके आँख के अंदर का पार्ट होता है, और मिड्रासिस के अंदर प्यूपिल डायलेशन हो जाती है, मतलब कि जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, खुल जाता है। MOA should be done one liner but concept understood overall. For example, देखो MOA आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप एक लाइन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लूप डायरेटिक्स जो होता है वो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोटर को इनहिबिट करता है लूप ऑफ हेनली पे। तो ये चीज़ एक वन लाइनर या हो गई। इसको रिवाइज करना आसान रहेगा, हमने उठाया और देख लिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोटर का काम क्या था और लूप ऑफ हेनली कहाँ पर होता है। कुल मिलाकर आपने एक लाइनर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, लेकिन आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि अगर अच्छा ये इस चीज़ को इनिबिट करेगा, इसका असर क्या होने वाला है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड इम्पोर्टर को उसने इनिबिट करा, तो उस केस के अंदर हमारे यूरिन में सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयंस एक्सक्रीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे बायोवेलेंट आयंस भी एक्सक्रीट होते हैं। वो एक डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बाकी यूजेस ना पढ़ के सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस की टेबल्स को भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट इनफ है। कभी कभार सिंगल ड्रग्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, अगर आप उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, वैसा भी ज़रूरत नहीं है। इन केस कभी कभार आ जाता है तो उसके लिए निमोनिक्स बना सकते हैं। आपको हर यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है ड्रग्स का, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो सिंपल तरीका है, ड्रग ऑफ चॉइस वाली टेबल उठाइए और उसको रट लीजिए। साइड इफेक्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो साइड इफेक्ट्स आपके रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि नेम साइड इफेक्ट्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि फानकोनी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, वही आपको पढ़ने हैं और उनसे ही काम बन जाता है। ज़्यादा डिटेल में साइड इफेक्ट्स पूछते नहीं हैं। यू शुड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द मेन साइड इफेक्ट और समथिंग रिलेटेड टू इट, लाइक एक्सपायरी डेट टेट्रासाइक्लिन कॉज फानकोनी सिंड्रोम। कुल मिला के हमने ये समझ लिया कि अच्छा, फानकोनी सिंड्रोम जो है टेट्रासाइक्लिन कॉज करता है, लेकिन क्यों कॉज करता है और फानकोनी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो टेट्रासाइक्लिन जो है एक्सपायरी डेट वाला अगर कोई खाता है तो फानकोनी सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्राई टू लर्न द मेन साइड इफेक्ट्स ओनली। फॉर एग्जांपल, मेटफॉर्मिन कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस, अल्फा ब्लॉकर कॉज पोस्चरल हाइपरटेंशन। मतलब कि हमें नेम वाले तो पता होने चाहिए, लेकिन हर ड्रग का एक मेन साइड इफेक्ट होता है, एक या दो, वो हमें पता होना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे एक दो ही साइड इफेक्ट्स आप याद करना। बेसिकली क्या होता है कि 95% में ये चीज़ चल जाएगी, लेकिन 5% कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फेनेटोइन। उसके अंदर एक साइड इफेक्ट्स की लिस्ट ही है पूरी, जो कि पूरी पढ़नी पड़ती है। आइसोनियाजिड, उसके भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनके आपको सारे साइड इफेक्ट्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी केस में आप एक दो साइड इफेक्ट याद कर लेंगे तो काम चल जाता है। इंटरैक्शन, कॉम्बिनेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इस केस में हम इंटरैक्शंस जो होती हैं, जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट है एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर। तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। डायरेटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, इन 4 चैप्टर से इंटरैक्शंस काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। कॉम्बिनेशन जैसे मैंने लिखे हैं, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड, एनसेड्स प्लस पीपीआई साथ क्यों देते हैं, कॉट्रिमॉक्साजोल कॉम्बिनेशन क्या होता है। टेक्निकली हमें ये समझना है कि कॉम्बिनेशन कौन के अंदर कौन से 2-3 ड्रग्स हैं, वो साथ क्यों दिए जा रहे हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। Contraindications can be asked in 3 aspects: pregnancy, lactation, pediatric, geriatric, and special cases like aspirin in case of child less than 12 years of viral disease। मतलब कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन तो हमने पढ़ा, साथ साथ हमने हिपैटिक फेलियर, रेनल फेलियर, कार्डिक फेलियर पे भी हमने पढ़ना है। पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक भी हमें पढ़ना है कि यार बच्चों के अंदर कौन सी ड्रग नहीं देनी है और बूढ़े के अंदर कौन सी ड्रग नहीं देनी है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर कौन सी ड्रग हमें नहीं देनी है। और कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई वायरल डिजीज से रिकवर कर रहा है और उसकी उम्र 12 साल से नीचे है, उसको अगर किसी ने एस्पिरिन दे दिया तो उसके अंदर रेस सिंड्रोम हो जाता है। स्पेशल पॉइंट्स क्या याद रखने हैं जब हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं? तो हमें बेसिकली ड्रग ओवरडोज एंड एंटीडोट टेबल पढ़ लेनी है। फॉर एग्जांपल, बेलाडोना पॉइजनिंग है तो फाइजोस्टिगमिन, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग है तो फ्लूमाजेनिल,
टेक्निकली किसी भी चीज़ की अगर पॉइजनिंग हो रही है तो एंटीडोट की नाम याद कर लिया भाई, अच्छा ये एंटीडोट हम देने वाले हैं। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग आप पढ़ सकते हैं। मेरी एडवाइस यहाँ रहेगी कि आप सब क्लासिफिकेशन में मत पढ़ना, जो मेन मेन वाली जो क्लासिफिकेशंस होती है ना, जो हमने यहाँ बताया था, लेट मी शो यू, डिटेल्ड वाली यहाँ पर आप पढ़ लेना। सुपरफिशियल टॉपिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। लर्न अबाउट इंसुलिन टाइप्स। इंसुलिन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। रेगुलर इंसुलिन रहता है, लॉन्ग शॉर्टेस्ट एक्टिंग रहता है, फिर देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ऐसे काफ़ी सारे इसके टाइप्स रहते हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वो पूछ लेता है। लर्न अबाउट स्पेक्ट्रम एंड रेजिस्टेंस पैटर्न इन केस ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। तो बेसिकली कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के अंदर हमें रेजिस्टेंस कैसे वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, और किसी एंटीबायोटिक या फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट का स्पेक्ट्रम क्या है, वो किस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। क्या वो ग्राम पॉजिटिव के साथ ग्राम नेगेटिव को भी किल कर सकता है, या फिर उसके साथ वो एनारोब्स एरोब्स करके भी आते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, मतलब एक एंटीबायोटिक या फिर एक कोई भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट किस किस टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकता है। अगर वो ज़्यादा को किल कर सकता है तो उसका स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। अगर वो कम को करता है तो उसका स्पेक्ट्रम कम है। इस केस में हम बोलते हैं अगर ज़्यादा को किल करेगा तो हम बोलते हैं वाइड, अगर वो कम को किल करता है तो हम बोलते हैं नैरो। रेजिस्टेंस पैटर्न ये होता है कि समय के साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। इंजाइम में चेंजेस कर लेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे ही चेंज कर देते हैं, अपनी मेम्ब्रेन में चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इन एंटीबायोटिक्स का या इन ड्रग्स का असर ही कम हो जाता है। डू जनरल फार्माकोलॉजी प्रॉपरली। नाउ जनरल फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर कि वो उसको प्रॉपरली यू डू इट। टू न्यूमेरिकल्स ऑफ सेम प्रॉपरली। जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वीडी रहता है, लोडिंग डोज रहता है, काइनेटिक्स वाले रहते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डू क्लिनिकल ट्रायल्स टेबल एवरीवेयर, वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स को हर साल कर लेना है। सॉरी यहाँ पर होना था एवरी टाइम वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड क्रैम लेस। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि पैरासिम्पथेटिक ड्रग अगर कोई स्टिमुलेट करता है सिस्टम तो म्योसिस होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। तो उस चीज़ को समझना ज़्यादा है और रट्टा मारना कम है। अगर हम समझ के चलेंगे तो हमें आगे आसानी होगी, क्योंकि सारी की सारी जो बॉडी सिस्टम है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। बी थॉरो विद लास्ट 10 ईयर और एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये पॉइंट स्पेशल फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए है या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी एग्जाम देने वाले हैं। एंड मेक श्योर दैट आप लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर या एटलीस्ट कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो कर ही लें। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबके माइंड में रहता है कि एंड में जाके रिवाइज कैसे करना है। तो क्रिएट माइंड मैप्स वाइल स्टडिंग होल चैप्टर। आप क्या करते हैं कि हम होल चैप्टर पढ़ते हैं और हम बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं। तो बड़े नोट्स नहीं बनाने होते, हमें माइंड मैप्स बनाने होते हैं। माइंड मैप्स क्या होते हैं, वो आप गूगल जाके कर लेना, आपको आराम से उसका एक ओवरव्यू आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से माइंड मैप्स बनाए जाते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने पूरे चैप्टर को 2 पेज पे उतार दिया और उसके अंदर हमने मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। डोंट फोकस ऑन थ्योरीज while रिवाइजिंग, इंस्टेड रीड शॉर्ट नोट्स प्लस फिक्स अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया एएनएस। अब क्या हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, मतलब पूरा पढ़ेंगे उसको? बिल्कुल नहीं। अब हमें रेफर करने हैं उन शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप्स को, और उसी चैप्टर के फिक्स अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज कर लेने। आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे उसको पूरा पढ़ के, जब वो टाइम कहीं और दे सकते हो। फिक्स नंबर ऑफ आवर्स फॉर रिविजन। आपको रोज का एक नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर लेना है कि अच्छा मुझे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको टाइम आपको लगता है कि आप दे सकते हैं, रोज रिविजन कर देनी है। ये पॉइंट स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। प्लान इन एडवांस फॉर रिविजन्स। रिविजन्स के लिए 1 हफ्ते पहले ही प्लान कर लो। संडे खत्म हुआ, संडे को रात को बैठ के प्लान करा, ओके 7 दिन है, इतने घंटे रिवीजन रहेगी, इतने घंटे नए सब्जेक्ट्स पढ़ने और इतने हमें अमाउंट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो 3 आपकी ब्रांचेस निकलनी चाहिए, एक तो रिविजन्स के लिए, एक नए टॉपिक्स के लिए, और एक एमसीक्यूज के लिए। जब आपके 30 दिन रह जाएंगे उसके बाद आप नए टॉपिक्स पढ़ना छोड़ देना, उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा एमसीक्यूज पे और रिविजन्स पे। डोंट थिंक आई विल रिवाइज एट एंड, स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार मैं एंड में जाके रिवाइज करूंगा 10 दिन पहले 7 दिन पहले, इतनी टेंशन हो जाती है और उस समय नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट रिवाइजिंग राइट नाउ, दिस इज द मोमेंट। सो दिस वाज अबाउट द फार्माकोलॉजी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा।
सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल फार्मेसी। अगर आपको किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो फिर उस पे हम बनाएँगे, जो इसके नेक्स्ट रहने वाली है। एंड मेक श्योर दैट you like the video, subscribe if you haven't, and share also to your farmer friends who are preparing for GPAT 2022 or the coming years. Thank you.